अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग, राइज एंड शाइन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबको आज के प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ में खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी मेजबान राफा असलम और जनाब सर्दियां अब जिनका हम इंतजार कर रहे थे कि आ नहीं रही, फाइनली आ चुकी हैं। स्मोक स्टिल इज देयर, स्मोक भी है लेकिन फोग डेफिनेटली पहले से बढ़ चुकी है, सर्दियां भी थोड़ी बढ़ गई हैं। जहां पे सर्दियां आ रही होती है, सर्दियां अपने साथ साथ जहां पे अच्छी चीज सबसे सर्दियों की होती है कि ठंड ला रही होती है, जो कि शुक्र है। हमारे यहाँ उस तरह से तो गर्मियां डेफिनेटली हैं, तो थोड़े सरसे के लिए होती है, कम से कम 3 से 4 महीने रहती हैं। चलो अच्छी चीज तो आती है, सर्दियां आ रही होती है साथ में, लेकिन साथ साथ बहुत सारे मसाइल भी आ रहे होते हैं, जैसे कि कोल्ड हो गया, फ्लू, कफ, ये सारी चीजें सर्दियों के साथ साथ आ रही होती हैं। इन्फेक्शियस डिजीजेस जो है वो भी कुछ साथ में इसके होती हैं, तो उनसे बचा किस तरह से जाता है। हमारी जो माएँ हैं और हमारी जो दादियाँ, खासतौर पे अम्मा है, खासतौर पे अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो वो यही होता है कि अच्छा सर्दियाँ आने से पहले ना एहतियाती तदाबीर कर लेनी है कुछ, जैसे कि गर्म पानी जो है उसका इस्तेमाल शुरू कर देना है, साथ ही साथ जो शहद है उसका इस्तेमाल शुरू कर देना है घर में। खास तौर पे ये बच्चों को कहा जाता है, छोटे बच्चे उनको भी शहद खिलाई जाती है। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि ये पता नहीं चलता कि शहद, प्योर शहद कौन सी है। जैसे अगर अभी बात करें तो शहद या तो स्टोर्स वगैरह से मिल रही होती है, या फिर बहुत से लोग ठेला लगा के बैठे होते हैं वहां से मिल रही होती है। बहुत सारी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी वो भी शहद बना रही होती है, जैसे अगर ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात करें, कुछ वो कंपनी वो भी शहद बना रही होती हैं। सो यहाँ पे कह लें कि खासतौर पे शहर में रहते हो, आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही होती कि सही वाली शहद कहाँ से लें। अगर आप ले लेते हैं तो आपको ये अंदाजा नहीं होता कि शहद असली है ये नहीं, इफेक्ट करेगी भी कि नहीं। तो इस वाले से बात करने के लिए कि कौन सी शहद असली, किस तरह से आपको पता चलेगा, उसके स्पेसिफिक इंडिकेशंस क्या हैं, इस वाले से बात करेंगे। साथ साथ जनाब आपको ये भी बता रहे होंगे कि सर्दियों में शहद के क्या फवायद होते हैं, तिब्बी फवायद क्या होते हैं, आपकी बॉडी पे किस तरह से इफेक्ट हो रहे होते हैं, और इसके अलावा स्किन पे भी के हवाले से भी बात करेंगे कि स्किन को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, इस्तेमाल किस तरीके से किया जा सकता है, कौन कौन से तरीकाकार हो सकते हैं, इन सारी चीजों के हवाले से आज बात करेंगे। शहद आज जो है वो हमारा है टॉपिक मेन का। सो इस वाले से बात करने के लिए जनाब हमारे साथ हमारे बड़े मौजूद मेहमान, पाकिस्तान के मशहूर मारूफ एक नाम है, माहिर तिब हैं, हर्बलिस्ट हैं। मैं अपने शो में दावत देना चाहूंगी जनाब हकीम सैयद अब्दुल गफ्फार आगा साहब को। बहुत शुक्रिया सर, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज में? सर मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? ठीक है आने के लिए आपकी मेहरबानी, आपका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बाकी जी आप सही कह रही हैं, बहुत सर्दियां आ गई हैं और सर्दी से कहीं ज्यादा जो पोल्यूशन और स्मोक है उसने शायद लोगों को परेशान किया हुआ है। हाँ जी सर, बिल्कुल सर, उस हवाले से भी थोड़ा सा बात करेंगे। सर्दियों में अब चूंकि जैसे शहद की बात हो रही है तो उसके इस्तेमाल से पहले तो सबका मसला ये होता है ना कि, या हम अक्सर ऐसे होता है कि हम नकली शहद को भी असली समझ के इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो थोड़ा सा जो घर में बैठे लोग हैं उनको बताते चलिएगा कि किस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये सही शहद है और ये जो है वो असली शहद नहीं है। बुनियादी तौर पर कुरान करीम में फरमाया कि इसमें हर इंसान के लिए शिफा है, और उसका मेयार भी कुरान ने बता दिया कि वो शहद की मक्खी के पेट से निकलने वाला वो रस वो मुख्तलिफ रंगों के फूलों से कशीद करके लाती है। क्या बात, ये स्टैंडर्ड कुरान करीम का है जी। और ये जो हुक्म है कि ये इसमें इंसानों के लिए शिफा है, ये भी हुक्म कुरान मजीद का है। लिहाजा वो वाला शहद जो मुख्तलिफ रंगों के फूलों से कशीद करके शहद की मक्खी लाती है, दरअसल वही शहद है और इसके अलावा कोई और शहद हो नहीं सकता। इसके अलावा कोई और हो नहीं सकता। लेकिन सर शहद के नाम पे ना बहुत सारी कंपनीज है, इवन स्टोर्स भी बेच रहे होते हैं। तो घर में अगर शहद कोई ले आया है स्टोर से किसी भी जगह से, तो कोई इसके स्पेसिफिक इंडिकेशंस हैं कि घर में पता चल जाए अम्माओं को या हम लोगों को कि अच्छा अगर ये असली शहद है इसका इस्तेमाल करेंगे तो सही वाला फायदा भी होगा? देखिए 2-3 मुख्तलिफ शहद के टेस्ट। सबसे पहली बात जो है वो ये कि शहद को एक बहुत बड़े ग्लास शीशे के पानी में आप ऊपर से एक शहद का कतरा डालिए, अगर वो नीचे तक शहद जाकर रुक जाए और शहद ही हो तो वो असली है, और अगर वो रास्ते में डिजॉल्व हो जाए तो इसका मतलब ये कि वो नकली शहद। अच्छा ठीक है, बेहतरीन एक इंडिकेशन है जिससे आपको पता चल सकता है शहद असली है कि नकली। जी जी जी, पहचान जो है वो ये है कि आप शहद ले लें, उसे किसी भी गोश्त के टुकड़े पर लगा दें, ठीक है, और वो किसी कुत्ते को खिला दें, ठीक है, कुत्ता कभी नहीं खाएगा। अच्छा, गोश्त होने के बावजूद वो कुत्ता नहीं खाएगा, इसलिए कि उसके पास जो स्मेल है
वो दरअसल एंटी रेबीज का केमिकल जो है वो शहद में मौजूद है, और आपको पता है एंटी रेबीज अगर कुत्ता खा ले तो उसे क्या होगा, वो मर जाएगा। बिल्कुल ऐसी है सर। सर एक और अच्छी बात आप बताते चले कि एंटी रेबीज का भी इसमें इलाज है शहद में, मतलब यकीनन है, यकीनन है। मैं एक खातून से को जानता हूँ, उन्होंने बहुत सारे बीज खरीदे जाकर बाजार से लाहौर में, और जाकर के अपनी जमीनों पर फैला दिए। मैंने उनसे कहा कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये अच्छा है और ये खराब है? हाँ जी। कहते कि मैं जानवरों के लिए लगाए हैं। तो मैंने कहा फिर भी उसमें बहुत सारे जहरीले होते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया, यकीनन मुझे सारी जिंदगी याद रहेगा, उन्होंने कहा कि जो जानवर हैं, चौपाए हैं, उनमें ये सेंस होती है कि जो चीज उनके लिए जहर है वो कभी नहीं खाते। क्या बात है, बेहतरीन सर। जी उसूल बनते। तो इसी तरह मैं जो अर्ज कर रहा हूँ कि गोश्त पर आप शहद लगा दीजिए और कुत्ते को दीजिए, कुत्ता नहीं खाएगा, इसलिए कि उसकी सरिश्त में नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके अंदर ये बिल्ट इन की हुई है कि ये जहर है, मत खाओ। ठीक है, ठीक हो गया। बड़ा बेहतरीन एक तरीकाकार सर आपने बता दिया, दो तरीकाकार बल्कि अभी तक बता दिए कि एक तो पानी के ग्लास में कर लें और एक गोश्त के टुकड़े पे शहद लगा के कुत्ते को खिला दे। अगर वो नहीं खाएगा इसका मतलब है वो प्योर शहद है। ठीक है सर, थोड़ा सा जी सर प्लीज। जी ठीक है सर, थोड़ा सा इसके फवायद, जैसे आपने पहले तो सबसे पहले रेबीज का ही बता देना, यहीं से शुरू कर लेते हैं कि रेबीज को किस तरह से ट्रीट करा होता है और उसके अलावा और क्या फवायद आते हैं, तिब्बी फवायद और क्या है शहद के? देखिए, शहद के तिब्बी फवायद पे तो सिवाय इसके कि एक रेफरेंस देना जो कुरान करीम का रेफरेंस है, उसके अलावा मेरे ख्याल को उससे ज्यादा कीमती कोई बात हो सकती। बिल्कुल ऐसी है सर। इंसानी अकल का, हमारे तजर्बात का ताल्लुक है। मैं आपसे करूँ कि शहद खाने वाला बीमार नहीं होता। क्या बात? इसलिए कि शहद के जो 70 इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके अंदर 70 मुख्तलिफ केमिकल्स हैं, वो हमारे जिस्म की जरूरतों को कैसे पूरा करते हैं, हमारा जिस्म उसे कैसे आइडेंटिफाई करता है, अपनी जरूरतों को कैसे सिक्योर करता है, और शहद से वो तमाम केमिकल लेकर के अपने जिस्म में कैसे कर देता है, ये वो साइंस है जो अल्लाह की रब्बुल इज्जत की बनाई हुई साइंस है, और इसमें कोई दखल नहीं है और कोई गलती नहीं। क्या बात है सर, बेहतरीन। अच्छा, थोड़ा सा स्पेसिफिकली अगर बात कर लें तो शहद कोई, जैसे अगर स्किन की पहले बात कर लेते हैं, तो स्किन पे अगर हमने इस्तेमाल करनी हो या स्किन के लिए पहले तो फायदा क्या होता है और फिर उसको किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं स्किन पे शहद को? स्किन को इस्तेमाल करने के लिए शहद को स्किन पर सिर्फ लगा लेना काफी है। मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था और उसमें बेड सोर्स का इलाज जर्मनी में जो किया जाता है वो बेड सोर्स पर शहद लगाकर किया जाता है, इसमें कि उसकी हीलिंग कैपेसिटी जो शहद की है वो बहुत ज्यादा है, और वो इतनी हीलिंग होती है हत्ता के बेड सोर जो किसी दवा से ठीक नहीं हो सकते, शहद से ठीक हो जाता। अच्छा, ठीक है, ठीक होगा। और सर एक्नी के लिए भी इस्तेमाल होती है शहद? जी, एक्नी के लिए इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम जो है ना एक्नी के लिए वो ये है कि एक्नी बुनियादी तौर पर हार्मोनल मिसमैनेजमेंट की वजह से पैदा होती है। बिल्कुल ऐसी है। अगर फर्ज करें कि शहद हम लगा रहे हैं और शहद बह रहा है, तो फिर वो एक्नी पर अगर लग करके उस इंफेक्शन को वो मजीद फैला देगा तो वो ज्यादा बुरा हो जाएगा। अगर आपको शहद है, शहद को किसी कपड़े पर, किसी गॉज पर, किसी टिश्यू पेपर पर लगाकर रखिए अपने चेहरे पर, इसी तरह उठा करके निकाल दीजिए। अगर इस तरह कर लिया जाए तो मैं समझता हूँ कि ये ज्यादा बेहतर बात है। ठीक है सर, इतना अच्छा तरीका आपने बता दिया कि अगर तो शहद बहेगा और वही इन्फेक्शन लेके बाकी स्किन के पास पे जाएगा और उसको भी इन्फेक्शन कॉज कर रहा होगा, तो बेहतर ये है कि किसी कपड़े पे लगा के उसको इस्तेमाल करें। ठीक है, ये एक्नी के इस्तेमाल के लिए और स्किन का भी आपने बता दिया। ठीक है सर, थोड़ा सा आंखों की तरफ आते हैं। आंखों के लिए कितनी फायदेमंद है और अगर आंखों के लिए हम इस्तेमाल करेंगे तो किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसे? मेरा ख्याल है कि आज से कोई 40 साल पहले मैं एक साहब से मिला, उस वक्त उनकी उम्र 88 साल थी और वो मुझे कोई चीज दिखा रहे थे और मैं नहीं देख पा रहा था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम चश्मा लगाते हो, आंखों में शहद क्यों नहीं लगाते? अरे कैसे? बहुत खूबसूरत है। ये कि आंखों में शहद लगाएंगे तो शदीद जलन होगी, तो उन्होंने कहा कि इस तरह करो कि शहद लो और आंख की कुंज में एक कतरा टपका लो, वो शहद ऑटोमेटिकली तुम्हारी आई बॉल में फैल जाएगा और आई बॉल के तमाम कचरे को लेकर निकल जाएगा। और हमेशा याद रखो कि एक कतरा से साइड में शहद का डाल दिया जाए तो वो तुम्हारी आंख के कचरे को निकालकर आंख को वॉश कर देगा।
क्या बात है सर, देखिए इतने सारे फवायद हैं और हम जा रहे होते हैं प्रोडक्ट्स पे, हम या तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स को देख रहे होते हैं, वैसे हमें आंखों के बड़े मसले भी रहते हैं, लेकिन ये कि हमने या तो किसी कंपनी को देख लेना किसी, हालांकि नेचुरल हमारे पास सारे तरीकाकार पड़े हैं, हमने इसको इस्तेमाल नहीं करना है। सर एक बेहतरीन तरीका आपने इसका, जी जी सर। अगर आपकी इजाजत हो, देखिए गुलाब आजकल बहुत ज्यादा है। जी जी। गुलाब जो है एक शीशे के जग में गुलाब की पत्तियां डालकर फ्रिज में रख लीजिए, ठीक है, पत्तियां हमेशा ऊपर आ जाएंगी, उसको दबाकर पानी निकालिए और निकालकर अपनी आंखों पर सुबह के वक्त रोजाना 7 मरतबा छिड़किए। राइट से शुरू कीजिए, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट एंड राइट, 7वीं मरतबा राइट, ठीक है। ये इस तरह गुलाब के पानी को अपनी आंखों पर छिड़किए और उसके बाद शहद इस्तेमाल कर लीजिए। आप यकीन कीजिए कि बगैर किसी खराबी के आंखों में बेहतरी जरूर आई। क्या बात है सर। सर बड़ा तरीका एक बार रिपीट कर लेते हैं कि आपने पत्तियां जो है उनका निकाल के उनको अच्छी तरह से दबा के पानी निकाल के और 7 बार इस्तेमाल करना है, दाई आंख से शुरू और दाई पे खत्म, नहीं तो इस तरह करते हैं। तो अच्छा होता क्या है, जब हम आंख पानी छिड़कते हैं तो आंखों के जो पलके हैं वो यूं यूं करके हम एक्सरसाइज करते हैं। ये एक्सरसाइज आंखों की जो है वो दरअसल बहुत अच्छी है और वो गुलाब के पानी से आंखें वॉश हो जाती हैं और आप उसके बाद शहद इस्तेमाल करते हैं तो वो अंदर से पूरी आंखों की आईबॉल को वॉश कर देता है और ये बेहतरीन तरीका है आंखों को। बेहतरीन हो गया सर, बेहतरीन हो गया। उसके अलावा सर नॉर्मली घरों में जैसे इस्तेमाल हो रहा होता है, कहते हैं कि लींबू थोड़ा सा निचोड़ के और थोड़ा सा शहद डाल के इस्तेमाल करने में आपको फैट रिड्यूस करने में भी हेल्प आउट करता है। बड़ा बेसिक ही होता है, मेरे ख्याल से काफी लोग इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं, तो सर उसका थोड़ा सा बता दीजिएगा कि किस तरह से ये हेल्प आउट कर रहा होता है फैट रिड्यूस करने में, और ये सही तरीका कार है इसको इस्तेमाल करने का? जी मैंने लोगों को देखा 10-10 साल से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उतने ही मोटे होते हैं। जी सर, जी सर प्लीज फिर बताइएगा इसको किस तरह से हम यूज कर सकते हैं फैट रिड्यूस करने के लिए। असल में बुनियादी तौर पर सुबह नहार मुंह अगर आप लीमू ले रहे हैं तो वो कहते हैं कि फैट रिडक्शन के लिए हमारे जिस्म की मदद करता है जी, और इसी बुनियाद पर शहद के पानी में लीमू डालकर पीना जिस्म को सिडोल और चिकनाई को कम करता है, फैटी एसिड्स को कम करता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं आपसे सच करूं कि ये एज द एंटी टॉक्सिन और एज द एंटी ऑक्सीडेंट ये इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें वेट रिड्यूस करने की कोई क्वालिटी मौजूद नहीं है। अच्छा, लीमू में वेट रिड्यूस करने की कोई क्वालिटी मौजूद नहीं है? बिल्कुल नहीं है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ 10 साल लोग यह शौक पूरा कर रहे होते हैं, उतने ही मोटे हैं लेकिन शौक रोज पूरा करते हैं। तो इसलिए मैंने दरखास्त की कि इसमें कोई क्वालिटी नहीं है, आपकी मेहरबानी होगी इसको छोड़ दीजिए, इसका कोई फायदा नहीं। सर देखिए एक बड़ा मिसकॉन्सेप्शन जो है वो आज आपने क्लियर कर दिया कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि लीमू आपकी फैट रिड्यूस कर रहा होता है, नहीं, फैट रिड्यूस नहीं कर रहा होता। जैसे सर ने मेंशन किया कि बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट है, एज एन एंटीऑक्सीडेंट आप इस्तेमाल करते हैं तो वो ठीक है, लेकिन आपकी फैट रिड्यूस नहीं कर रहा होता। ठीक हो गया सर। और फिर शहद को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा उसके वाले से बताइएगा, क्या वो रिड्यूस करो तो आपको हेल्प आउट करो तो फैट रिड्यूस करने में? देखिए बुनियादी तौर पर मैं जाती तौर पर जिस बात का कायल हूँ वो ये कि खालिद शहद को उंगली डालकर निकालिए और चाटिए, ठीक है, ये बेहतरीन तरीका है शहद खाने का। और आप जिस नीयत से खा रहे हैं, जिस मकसद से खा रहे हैं, और आप ये तय कर लेते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है कि इसमें इंसानों के लिए शिफा है और मैं अपने रब से शिफा की उम्मीद के साथ ये शहद खा रहा हूं, तो उसे यकीनन शिफा मिलेगी। कैसे मिलेगी ये वो जाने, उसका रसूल जाने। ज्यादा बेहतर बात यह है कि हमें सिर्फ हुक्म पर अमल कर दें। क्या बात है सर, इतनी खूबसूरत आपने बात कर दी है ना कि सिर्फ आप उस नीयत से उसको खाएं और आपको जिस नीयत से आप खा रहे हैं आपको उसके लिए वो उसका हल मिल जाएगा। वेरी ब्यूटीफुली सर आपने बात के साथ में सर रेबीज के हवाले से आपने थोड़ा सा बताया था शुरू में, तो उसी के हवाले से थोड़ा सा मजीद एलैबोरेट कीजिएगा कि मेरे लिए भी बिल्कुल एक नई चीज थी कि एंटी रेबीज भी इसमें एजेंट्स मौजूद होते हैं शहद में। तो सर और इसके अलावा जैसे एंटी बैक्टीरियल या एंटी फंगल इस तरह भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं शहद में मौजूद? एंटीबायोटिक, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल इफेक्ट्स मौजूद होते हैं। एंटी रेबीज मैंने आज की जो शख्स शहद खाने वाला है उसे नहीं होती। वो जख्म देखिए, अब मुझे नहीं मालूम कि अब बहुत सारी चीजें नई आ गई हैं, लेकिन हमारे जमाने लाना खास्ता अगर कोई कुत्ता काट ले तो करते ये थे कि उस जगह पर हल्का सा काट करके उसके जो खून है उसको बहाते थे और उसके बाद शहद लगा देते थे। अच्छा। जैसे एंटी रेबीज जो है वो
और अच्छा। उसका जो ब्लड था, उसके जो दांत थे वो तेजी के साथ बह जाते थे और उससे तमाम चीजें बेहतर हो जाती थी। वो वाला तरीका जो सांप का और कुत्ते काटने का, जिस जगह काटे उससे ऊपर जाकर के उसको बांध दो ताकि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को हम स्टॉप कर सकें, और उस पर हल्का सा चीरा लगाकर उसके खून को ज्यादा बहाओ ताकि उसके करीब में जो कुछ उसके रेबीज के जरासीम लगे हुए वो सारे के सारे बह जाएं। को अच्छी तरह साफ करो और उसके बाद जख्म को भरने के लिए शहद डाल दो, तो वो एंटी रेबीज का काम भी करेगा और जख्म भरने का काम भी करेगा। क्या बात है सर, अभी तो पता नहीं कितने सारे इंजेक्शंस लगते हैं। अगर आपको कुत्ता काट जाए तो पहले अपने वो पूरा कोर्स कोई जितने भी दिनों का होता है वो पूरा करना होता है, फिर उसके बाद जाके कहीं आपको शिफा मिल रही है। तो ये सिंपल तरीकाकार, जैसे आपने कहा कि इस पे सारी बीमारियों की शिफा मौजूद है, और जैसे आपने तरीकाकार भी बता दिया कि उस नियत से शहद को खाएं तो आप उसका आप उसकी कह लें कि जो भी बीमारी है उससे बच भी रहे होंगे। सर बहुत शुक्रिया सर, थोड़ा सा एक ओवरऑल बता दीजिएगा, जैसे अगर नॉर्मली कोई आपको डिजीज भी नहीं है या आपने रेगुलरली इस्तेमाल करनी है तो थोड़ा सा शहद को इस्तेमाल करने का तरीकाकार, एक तो जैसे आपने बताया उंगली से चाट के आप, तो एक अगर रेगुलर बेस पे हमने करनी है इस्तेमाल, उसका बस एक तरीकाकार सर बता दीजिएगा जाते हुए। मेरा ख्याल है कोविड के बाद लोगों को इस बात का अंदाजा हो गया है कि इम्यूनिटी कितनी कीमती चीज है, हाँ, और इम्यूनिटी को डेवलप और अपने जिस्म को मजबूत रखना कितनी इम्पोर्टेंट बात है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये बात कहने में बिल्कुल हक बजानिब हूँ कि जो लोग अपनी इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए, अपने आप को मर्ज से बचाव को बेहतर करने के लिए अपने जिस्म की मदद करना चाहते हैं, वो अपनी खुराक में शहद का इस्तेमाल कीजिए और इसी नियत से करें कि अल्लाह ताला आपको हर बीमारी से बचाकर सेहतमंद रखे। इस नियत के साथ शहद का इस्तेमाल मुसलसल कीजिए, जो आपकी नियत होगी इंशाल्लाह मेरा रब जरूर पूरी करेगा, इसलिए कि ये उसका वादा है जो कभी झूठा हो नहीं सकता। बहुत खूबसूरत सर, बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच आपका, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और इतने अच्छे तरीके से आपने शहद का एक पूरा टॉपिक तुमने तरीकाकार भी बता दिए कि किस तरह से आप जांच सकते हैं कि ये शहद असली है या नकली, और वैसे भी तरीकाकार बता दिए। बहुत शुक्रिया सर। गफ्फार अब्दुल गफ्फार आगा साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो जनाब ये था अबाउट शहद के, आपने पहले तो देख लेना कि शहद असली है नकली है, तो वो तरीकाकार बता दिया। एक तो गोश्त के टुकड़े पे थोड़ी सी शहद लगा के कुत्ते के पास ले जाइए, अगर तो वो खाएगा इसका मतलब है शहद नकली है, अदरवाइज शहद असली। और बाकी इसके जितने फायदे उस वाले से भी जनाब हमने बात की, जिसमें आ जाता है वो एंटीबैक्टीरियल भी है, एंटीबायोटिक भी है, एंटी फंगल भी है, उसके अलावा एंटी रेबीज भी उसमें एलिमेंट्स मौजूद है। और उसके अलावा सिंपल उसका ये है कि दिन में आप एक बार इस्तेमाल करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी को भी हेल्प आउट कर रहा होता है, आंखों के इस्तेमाल के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के इस्तेमाल के लिए बहुत अच्छा है, एक्नी इनफैक्ट खत्म कर रहा होता है, बालों के लिए भी मैंने एक जगह पे पढ़ा है कि बहुत अच्छा है। सो इसमें तकरीबन हर तरह की बीमारी की शिफा मौजूद है। जिस तरह से सर हमें मेंशन कर रहे थे कि आपने इसको सिंपल उस नियत से, आपने जिस नियत से शहद खाया है, अगर आप उसको सिर्फ नियत कर लें और उससे खा लें तो आपको शिफा मिल जाएगी। सारी बातें मुझे लगता है इसमें समअप हो जाती हैं। और जनाब ये थे शहद के फवायद, और ये था तरीकाकार उसके इस्तेमाल करने का भी, और उसको जांचने का भी, सही कैसे है और कौन सी वली जो है वो असली नहीं है। फिलहाल चलते जनाब एक ब्रेक की जानिब, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद करेंगे आपसे बात। देखते रहिए पाकिस्तान के साथ। और जनाब वंस अगेन वेलकम बैक टू द शो, आपको एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ खुशामदीद कहते हैं। और जनाब अभी बात करेंगे डायबिटीज़ के हवाले से। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो कि बड़ी ज़्यादा कॉमन होती जा रही है। पहले तो सिर्फ ओल्ड एज में देखी जाती थी, लेकिन अब यंग लोगों को भी डायबिटीज़ देखी जा रही है। वजूहात क्या है? वजूहात एक कॉमन जो हम एक तो बात करें तो वो हमारा बेसिकली लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल इस तरह का है जहाँ पे हमने अपनी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज को एड ऑन नहीं किया, हमने लाइफ में एक अच्छी डाइट जो है उसको एड ऑन नहीं किया, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ओबेसिटी एक मेजर रीज़न है डायबिटीज़ होने की। डायबिटीज़ की वजह से क्या मसले मसाइल होते हैं आज उनको भी डिस्कस करेंगे। जैसे एक मेजर मसला डायबिटीज़ की वजह से वो ये होता है कि आप, और भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, लाइफस्टाइल अगर अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं तो डायबिटीज से बच जाते हैं। लेकिन जैसे अगर आपको वूंड हो जाता है, हल्का सा कोई जख्म हो जाता है, तो उसको हील करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके साथ साथ आपको बताते चलें जनाब, डायबिटीज की वजह से ब्लाइंडनेस तक हो जाती है, अंधापन तक हो जाता है। तो ये इस हद तक खतरनाक है। होती क्यों है, वजह क्या है, डायबिटीज किस तरह से ब्लाइंडनेस कॉज कर देती है? एक तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, हाई ब्लड शुगर लेवल हो जाता है, और उसकी वजह से डायबिटीज जो है उसकी वजह से ब्लाइंडनेस कॉज कर देती है। क्या सिर्फ ब्लाइंडनेस कॉज होती है या फिर बाकी जो कैटरेक्ट्स है वो भी कॉज हो जाता है, ग्लूकोमा है, डिफरेंट टाइप है इसकी, वो भी होता है, या फिर ब्लड विजन, ये सारी चीजों के हवाले से पूछेंगे। आज हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद होंगे, मैं बता रही हूँ कि कौन कौन सी इसकी वजह से मसले आते हैं आंखों के, और उनको किस तरह से
ट्रीट किस तरह से किया जा सकता है? जैसे कि अगर हमें इनकेस हो गया है डायबिटीज में, कह लें कि हमें ब्लाइंडनेस हो गई है, तो क्या ब्लाइंडनेस रिवर्सिबल है? क्या वो वापस ठीक की जा सकती है या वो परमानेंट होती है? इस वाले से बात करेंगे। और किस हद तक खतरनाक और कितने परसेंटेज कह लें हैं डायबिटीज होने के, कितने परसेंट चांसेस हैं कि आप अगर डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपको ब्लाइंडनेस हो सकती है, और इसके अलावा इसकी एहतियात क्या है? इन सारी चीज़ों के लिए से बात कर रहे होंगे। और इस वाले से बात करने के लिए हमारे साथ हमारी बड़ी प्यारी मेहमान डॉक्टर सीमा कयूम मौजूद हैं, जो कि आई स्पेशलिस्ट हैं। उनसे पूछते हैं कि डायबिटीज की वजह से जो ब्लाइंडनेस कॉज हो जाती है उसकी वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सीमा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अच्छा जनाब, उनसे राब्ता जो है वो कायम किया जा रहा है। जब तक उनसे राब्ता होता है तब तक थोड़ा सा हम डायबिटीज़ के वजह से बात कर लें जनाब। डायबिटीज़ अगर जनरली बात की जाए ना तो डायबिटीज़ इज़ लाइक बेसिकली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। हम इस पर बहुत बार पहले भी बात कर चुके हैं। आज थोड़ा सा एंगल मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ किस तरह से? स्पेसिफिकली हम आइज़ के हवाले से बात कर रहे होंगे और हम बात भी अपने आई स्पेशलिस्ट से कर रहे होंगे जो आइज़ के हवाले से बता रहे होंगे। लेकिन जनरली बात करें तो इसकी वजह से बहुत सारे और भी मसले हो रहे होते हैं। आपको हर टाइम अपनी ब्लड शुगर जो है वो मेनटेन करके रखनी होती है। ब्लड जो है आपको ब्लड शुगर के साथ ब्लड प्रेशर जो है वो भी मेंटेन करके रखना होता है, कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करके रखना होता है। और इसका तरीकाकार जिस पे हम हमेशा से बात करते आए हैं कि जनाब अगर आपको नहीं पता कि डायबिटीज़ है नहीं, एक तो आप अपना ब्लड शुगर चेक करते रहे रेगुलरली, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। दूसरा इसके साथ साथ जिनको हम कहते हैं कि आपने मंथली तो नहीं, खैर 6 मंथ्स कह लें, 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद आपने अपने टेस्ट लाजमी कराने हैं, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके सारे टेस्ट या आपकी बॉडी की जो सिचुएशन है वो सही है, या आपको इसमें कोई भी अगर इनकेस कोई डिजीज़ है, अल्लाह ना करे, तो आपको सामने आ जाएगी। सो रादर देन कि आपको चीज़ें बड़ी लेट जाके पता चलें और फिर उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाए, तो उस स्टेज पे पहुंचने से पहले बेहतर होता है कि आप अपनी टेस्ट करा लें और आपको अंदाज़ा हो। जो टेस्ट में 5-4 टेस्ट है वो बेसिक है, जो आपको हर साल लाजमी कराने चाहिए, जिसमें कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट आ जाता है, जिसमें ब्लड शुगर का टेस्ट आ जाता है, जिसमें हम ब्लड प्रेशर जो है वो उसका टेस्ट आ जाता है। अपने ब्लड को तो खैर आप रेगुलरली भी मेंटेन कर सकते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल आ जाता है, जिसमें शुगर आ जाता है। सारे टेस्ट अगर आप कराते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि अच्छा यू आर हेल्दी पर्सन। इफ़ यू आर नॉट तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर लाइफ, इफ यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर डाइट, खास तौर पे क्योंकि डाइट बड़ा मेजर रोल प्ले कर रही होती है। जब भी हम डायबिटीज़ की बात करते हैं तो 2 चीज़ें आती हैं, पैरेलल साथ साथ चल रही होती हैं। लाइफस्टाइल में 2 ही चीज़ें हैं अगर जनरली हम बात करें तो। एक आ जाता है उसमें एक्सरसाइजिंग और एक आ जाता है उसमें मील आपका। तो मील में ये होता है कि अक्सर लोगों का ये कहना भी होता है कि मीठा जब आप बहुत ज़्यादा खाते हैं उसकी वजह से डायबिटीज़ हो जाती है। नहीं, मीठा खाने की वजह से डायबिटीज़ नहीं होती। हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा मीठा लेंगे तो डेफिनेटली शुगर आपकी बढ़ रही होगी, तो उसको आपको कंट्रोल्ड मैनर में आपको उसको लेना होता है। सो शुगर है, उसके अलावा फाइबर्स वगैरह का इस्तेमाल, फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल मैक्सिमम जितना होता है। बाकी डायबिटीज़ इट डिपेंड्स कि आपका इनफैक्ट डायबिटीज़ के पेशेंट्स का रिकमेंड कि जब उसमें चले जाएं तो आप पहले अपने न्यूट्रिशनिस्ट से बाकायदा राब्ता करें कि किस तरीके से आपको अपना पूरा जो है एक दिन का स्केड्यूल है वो लेके चलना है, किस तरीके से आपका सारा पैटर्न होना चाहिए, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि अच्छा ये चीज़ें हैं, मुझे सुबह ब्रेकफास्ट में ये लेना है। क्योंकि जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं उनकी डाइट बड़ी स्पेसिफिक से होती है, तो उनको अंदाज़ा हो जाए कि अच्छा ब्रेकफास्ट में ये लेना है, लंच में ये लेना है, फिर डिनर में ये लेना है। साथ ही साथ एक्सरसाइजिंग इज रियली इंपॉर्टेंट। कम से कम ये तो नॉर्मली बंदे को भी रिकमेंड किया जाता है ना कि 30 मिनट्स की एक्सरसाइज आपने दिन में करनी है, चाहे वॉक कर लें, चाहे एक्सरसाइज की सूरत में कर लें। लेकिन अगर आप डायबिटिक है तो अपनी लाजमी कोशिश करनी है कोई दिन आपका ऐसा नहीं हो जिसमें आप इसको स्किप करें, क्योंकि इसकी वजह से जैसे हम मसलों को डिस्कस कर रहे थे तो रेटिनोपैथी हो जाती है। इसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। अब रेटिनोपैथी बेसिकली होता है जिसमें कुछ रेटिना है बैक ऑफ द आई वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस कॉज हो जाती है। और ब्लाइंडनेस कैसे कॉज होती है इसकी मजीद डिटेल हम पूछेंगे। हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद है डॉक्टर सीमा कयूम, जो कि मैं बता रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सीमा। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैम थोड़ा सा बताइएगा, यहीं से हम बल्कि शुरू करते हैं कि इसकी वजह से ब्लाइंडनेस कॉज होती है, क्या सिर्फ मतलब डायरेक्टली ब्लाइंडनेस कॉज हो जाती है कि पहले एक पूरा प्रोसेस होता है कि ब्लड विजन हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता जाते जाते फिर ब्लाइंडनेस तक जाता है डायबिटीज की वजह से? हाँ बेटा, मल्टीपल पाथवेज होते हैं। डायबिटीज जैसे आप सबको मालूम है कि इट इज अ मल्टी ऑर्गन डिजीज, तो जिस तरह से ये दूसरे ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है उसी तरह ये आई को भी अफेक्ट करती है। तो अगर आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं है, अनकंट्रोल ब्लड शुगर होगी, तो उसके मुख्तलिफ आई के आंख के हर पार्ट को वो इफेक्ट करती है। सबसे पहले तो ये होता है कि लेंस में जो है वो जब ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होती तो जो आपका लेंस होता है जिससे कि आप देखते हैं उसके अंदर पानी इम्बाइब होना शुरू हो जाता है। उसके बाद उसकी वजह से लेंस की शेप चेंज होती है और आपको ये जो डायबिटिक होते हैं उनको ये होता है कि बार बार अपने चश्मे का नंबर चेंज करवाना पड़ता है। ठीक है। तो अगर आपको अगर डायबिटिक मरीज को ये लगे कि उसका चश्मे का नंबर बार बार चेंज हो रहा है तो उसको चाहिए कि फौरन किसी डायबिटिक जो मालिज है, जो उनके माहिर है, उनसे जरूर रुजू करें।
और सेकेंडली ये होता है कि आई पे न सिर्फ ये लेंस पर ये डायबिटीज इफेक्ट करती है, बल्कि ये आंख में सोजिश करके यूवेटिस कर देती है, उसकी वजह से भी आपकी विजन इफेक्ट हो सकती है। उसके अलावा जो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है वो जो रेटिना, जैसे कि आप अपने रेटिना पैथी की बात करें तो उसमें वो सिर्फ मैकुला रेटिना का वो पार्ट जो कि आपका देखने वाला हिस्सा होता है वो उसको इफेक्ट करके मैकुलर एडीमा कर देती है, और अगर मैकुलर एडीमा हो जाए तो आपकी विजन डेफिनेटली कम होनी शुरू हो जाती है। और उसके अलावा वो रेस्ट ऑफ द रेटिना को भी इफेक्ट मुख्तलिफ तरीके से करती है। खून की जो शरियानें होती हैं वो लीकी हो जाती हैं, वहां से ब्लड लीक होता है, मल्टीपल हेमरेजेस हो जाते हैं रेटिना के अंदर, मैकुलर एडीमा हो जाता है। तो इन सब, मगर ये इससे बेहतरीन बात ये है कि ये सब कुछ प्रिवेंटेबल है। अच्छा, ये ऐसा नहीं, इट इज प्रिवेंटेबल। एक दफा हो जाए तो फिर तो एक लंबा सिलसिला जो है ट्रीटमेंट का शुरू हो जाता है, लेकिन ये प्रिवेंटेबल इस तरह से कि जो डायबिटिक पेशेंट है, एक तो अपनी शुगर का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, अपनी शुगर को कंट्रोल रखें। अगर उसकी शुगर कंट्रोल रहेगी तो ये सब चीजें भी नहीं होंगी, उसके सारे ऑर्गन्स महफूज रहेंगे। सेकेंडली उसके लिए जरूरी है कि स्पेशली अगर आपको 10 साल हो गए हैं डायबिटीज को, तो ये मैंडेटरी है कि आप साल में मिनिमम एक दफा डिटेल्ड आंखों का मायना जरूर कराएं, क्योंकि अगर ये कबल वक्त पकड़ा जाएगा, अर्ली स्टेजेस में पकड़ा जाएगा तो इसका इलाज बेहतरीन है और मुमकिन है। लेकिन अगर ये डिले हो जाएगा और उस वक्त बात आ जाएगी कि विट्रस हैमरेज हो गई, रेटिनल डिटैचमेंट हो गई, या ग्लाकोमा हो गया, या यूवेटिस हो गया, फिर मुश्किल हो जाता है। तो डायबिटिक मतलब प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। ठीक है, प्रिवेंशन इज डेफिनेटली बेटर देन क्योर। ये प्रिवेंटेबल है। जैसे आपने 5-6 डिजीजेस का, बल्कि शायद इससे भी ज्यादा डिजीजेस का नाम ले दिया है जो कि डायबिटीज की वजह से हो जाते हैं। मतलब सिर्फ एक नहीं है, रेटिनोपैथी नहीं है, जितनी आपने डिटेल में बता दी कि बहुत सारी डिजीजेज हैं। और जैसे मैम आपने शुरू में मेंशन कर दिया कि अगर आपकी आईसाइट जो है वो बार बार चेंज हो रही है, इसका मतलब ये है कि एक इंडिकेशन है डायबिटीज की। इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि हो सकता है कि आपको डायबिटीज हो। बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया मैम। इसके अलावा कोई स्पेसिफिक इंडिकेशंस आईसाइट के रिलेवेंट, या सिर्फ इसी के, अगर आपकी सिर्फ आईसाइट ही चेंज हो रही है तो आपको डॉक्टर के जाना है डायबिटीज के लिए? नहीं, एक तो मैंने जैसे पहले कहा कि प्रिवेंशन के लिए आपको साल में एक दफा तो बेहतर मायना कराना है अगर आप डायबिटिक। ठीक है। सेकेंडली है कि अगर वो मैकुला को इफेक्ट करना शुरू करती है तो आपकी नियर विजन इफेक्ट होनी शुरू हो जाती है। अगर आपको ये लगे कि आपको नजदीक देखने में दिक्कत हो रही है और बावजूद इससे कि अगर आपने लिया कि ग्लासेस भी पहने और फायदा नहीं हो रहा है, या सेकेंडली एक वो इसको एम्स्टर ग्रिड चार्ट कहते हैं, उसमें स्क्वेयर्स बने होते हैं। अगर आपको लगे कि आपकी लाइनें या लव्स टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, आप देख रहे हैं और लाइन में एक स्लाइड सा कर्व आ रहा है या लव्स जो है वो विगल कर रहे हैं, देन दैट इज एन इंडिकेशन कि आपका मैकुला इन्वॉल्व हो रहा है। तो उस वक्त भी आपको फौरन, दैट्स सॉर्ट ऑफ एन इमरजेंसी, और फौरन अपने मालिक से रुजू करना बहुत सख्त। ठीक है, ठीक हो गया, ये भी कुछ इंडिकेशंस होगी। ठीक है मैम, इनकेस डायबिटीज आपको हो गया है, अब चूंकि डायबिटीज की अपने डिटेल में वो मेंशन कर दी कि ये अब डायबिटीज की वजह से आंखों के मसले हो सकते हैं, प्रिवेंशन के हवाले से भी थोड़ी सी बात करिए मैम। थोड़ा सा ये बताइएगा कि कितना कॉमन है, कितने % चांसेस है कि आपको आंखों का मसला हो सकता है डायबिटीज होने के बाद? बेटे मोर देन 50% पेशेंट्स हमारे यहाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग जो है वो अनकंट्रोल डायबिटिक होते हैं। ठीक है। हमारे तो अगर अनकंट्रोल डायबिटीज है तो जिसको 10 इयर्स प्लस डायबिटीज है तो उसमें बहुत ज्यादा मोर देन 50 to 60% चांसेस होते हैं कि आपका जो आई इन्वॉल्व हो जाए। अच्छा। और स्पेशली अगर जिन पेशेंट्स में किडनी की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, क्योंकि डायबिटीज किडनी को भी इन्वॉल्व करती है, तो अगर किडनी इन्वॉल्व हो गई तो फिर तो ऑलमोस्ट 100% है कि आपकी आईज में इन्वॉल्व। अच्छा मैम, थोड़ा सा इसको मजीद एलैबोरेट कीजिएगा कि किडनीज किस तरह से, नेफ्रोपैथी आपको होगी तो किडनीज पे किस तरह से मिलके आपकी आंख को मजीद डैमेज कर रही होती है, ताकि थोड़ा सा लोगों को अंदाजा भी हो जाए। दैट मीन्स कि वो डायबिटीज आपके स्टेज पे पहुंच गई है कि आपकी जो माइक्रो वेसल्स हैं उनको इन्वॉल्व कर रही है। ठीक है। जो माइक्रो वैस्कुलेचर जिस तरह किडनी का इन्वॉल्व होता है, उसी तरह माइक्रो वैस्कुलेचर आई का इन्वॉल्व होता है, जिससे सेम प्रोसेस। सो अगर आपकी किडनी में, तो ये जरूरी है कि आप अपना रीनल फंक्शन टेस्ट 20 साल या 6 महीने में एक दफा डायबिटिक पेशेंट जरूर कराएं। अपने क्रिएटिनिन लेवल, अपना यूरिया का लेवल वो चेक कराएं। अगर क्रिएटिनिन लेवल ऊपर नीचे हो रहा है और डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो रही है तो देन you should be very very careful कि ऑक्यूलर जो है वो डायबिटिक रेटिनोपैथी भी होने के बहुत तकरीबन 100% चांसेस हैं। अच्छा, बेसिक प्रोसेस सेम है। बेसिक प्रोसेस सेम है। ठीक है, ठीक हो गया। और मैम जैसे अगर डायबिटीज होगी एक पेशेंट को तो क्या उसको, अगर हम बात करें आई के कोई मसला होने वाला हो सकता है, क्योंकि अब चांसेस हैं, जैसे आपने मेंशन किया कि नेफ्रोपैथी होगी तो 100% चांसेस है, तो क्या ये अचानक से होता है या इसकी स्लो प्रोसेस होता है, इंडिकेशंस कोई होते हैं, या एकदम से भी ब्लाइंडनेस हो जाती है इसमें? नहीं, इट्स अ स्लो प्रोसेस। आपको ब्लरिंग ऑफ विजन होने, जैसे मैंने पहले कहा, ब्लरिंग ऑफ विजन होने शुरू हो जाएगी। आपको फ्रीक्वेंट जब ग्लासेस की जरूरत पड़ जाएगी, आपको कैटरेक्ट बनना शुरू हो सकता है। लेकिन जो उसके बाद जो माइक्रो वेसल्स की इन्वॉल्वमेंट है वो थोड़ा सा साइलेंट रहती है, जब तक कि वो ब्लीड करके आपने मैकुला को या विट्रस हैमरेज ना करते या मैकुलोपैथी ना करते।
उसके लिए जरूरी है कि आप उसका मायना कराएं उसको बर वक्त पकड़ने के लिए। ठीक है, बर वक्त प्रिवेंशन से लेट स्टेजेस में जाके आपको पता। ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है, और अगर मैम हम इसको बर वक्त नहीं पकड़ सकते, मतलब ब्लाइंडनेस कॉज हो जाती है, तो क्या ये वाली जो ब्लाइंडनेस जो कि डायबिटीज की वजह से कॉज हो रही है, क्या ये रिवर्सिबल है, क्या ये परमानेंट होती है? विट्रस हैमरेज अगर हो जाए तो उसके है सर्जिकल इंटरवेंशन होती है, आप विट्रेक्टमी कर देते हैं, लेकिन ये वो स्टेज हो जाती है कि उसके बाद आपकी वो जितनी की जैसे पहले की 100% विजन थी वो तो नहीं रिस्टोर होती, लेकिन आपको बस ये कि मैकुलर एडीमा के लिए अब ये मल्टीपल वो चीजें आ गई, एंटी वेजेफ लगाने लग गए, पहले लेजर्स लगाते थे, लेकिन वो एक मतलब एक मुश्किल राह पे आप चल पड़ते हैं। अब उसमें ये जरूरी नहीं होता कि आपकी विजन उतनी रिस्टोर हो जाए जितनी के पहले थी, एंड देयर आर टाइम्स कि अगर विट्रस हैमरेज स्टेज 4 हो जाए तो उसमें यूजुअली आप ऑलमोस्ट सॉर्ट ऑफ लूज योर विजन। ठीक है, so it is better. मैं अगेन कहूंगी prevention is much better than cure. Absolutely. Again, जैसे बार-बार हम इस चीज को मेंशन करें कि prevention is much better than cure, क्योंकि इसको जितना जल्दी पकड़ लेंगे ज्यादा बेहतर होगा। अदरवाइज अगर ये ब्लाइंडनेस चली जाए, जैसे मैम भी मेंशन करी थी, तो हो सकता है कि परमानेंट चांसेस इसके हो सकते हैं। सो जनाब, बात करें हम डायबिटीज के हवाले से, जो कि डायबिटीज कॉज करी होती है ब्लाइंडनेस, और इस हवाले से मजीद बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद करेंगे आपसे बात। देखते रहिए पाकिस्तान। और जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक टू द शो। आपको एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ में खुशामदीद कहते हैं। बात करें हम डायबिटीज के हवाले से, और डायबिटीज की वजह से होने वाली जो ब्लाइंडनेस है, खास तौर पे ब्लाइंडनेस, बाकी भी इसकी वजह से मसले होते हैं। जैसे डॉक्टर सीमा हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने हमें डिटेल में बताया कि क्या क्या इश्यूज होते हैं, उन सब के हवाले से हमने डिस्कशन की। और जैसे उन्होंने सिंपल बात एक पूरे कह लें कि सम अप की, वो ये थी कि प्रिवेंशन इज मच बेटर देन क्योर। सो बेहतर है कि आप आखिरी स्टेज पे पहुंचे, इससे बेहतर है कि आप पहले उसका ट्रीटमेंट टाइम पे ले लें। और जिस तरह से उन्होंने मेंशन किया, कम से कम साल में एक बार तो अपना जो डिटेल चेकअप है डायबिटीज के पेशेंट्स को खास तौर पे अपना लाजमी कराएं, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि कोई मसला तो नहीं आ रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने मेंशन किया, अगर आपको नेफ्रोपैथी के पेशेंट है, किडनीज का भी इशू, इसका मतलब है कि 100% आपको आइज का इश्यू हो सकता है, जो कि उन्होंने कहा कि रिवर्सिबल है समहाउ, अगर आप उसको टाइमली क्योर कर लेते हैं। और उसके अलावा जनाब, हमने कुछ डिजीज के हवाले से बात की कि कौन कौन से इसकी वजह से इश्यूज कॉज हो रहे होते हैं। अभी मजीद इस हवाले से बात करेंगे और पूछेंगे कि कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि मजीद कर रहे होते हैं, इसको कह लें कि एग्जैजरेट कर रहे होते हैं, बढ़ा रहे होते हैं। डॉक्टर सीमा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, बताइएगा कि रिस्क फैक्टर्स क्या हैं बेसिकली, अगर आपको डायबिटीज हो गई है तो कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको आपको फिर उसकी वजह से कोई आइज के इशू ना हो? अगर डायबिटीज आपको हो गई तो जिन लोगों को डायबिटीज होती है, उनमें बहुत ज्यादा चांस होता है कि साथ में हाइपरटेंशन भी हो जाए। ठीक है, तो वो भी एक एडेड रिस्क फैक्टर हो जाता है। ठीक है, तो आपने अपने जैसे डाइटरी मॉडिफिकेशन करनी है, आपने अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज करना है। रेगुलर वॉक जो है वो शुगर कंट्रोल या ब्लड प्रेशर दोनों के कंट्रोल के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित होती है। तो अगर आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर लें, अपना नमक कम कर दें, अपना चीनी कम कर दें, आप रेगुलर वॉक करना शुरू कर दें, तो ये सारे जो रिस्क फैक्टर इस तरह जो है आप अपने आप को एक बेहतर जिंदगी की तरफ ले जाते हैं। और एक और चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी इधर कि जैसे जुवेनाइल डायबिटिक्स जो होते हैं, यानी जो बच्चे हैं जिनको डायबिटीज हो जाती है, तो वो भी क्योंकि उनकी जो डायबिटीज उनकी जो है वो बहुत प्रोलॉन्ग होती है, क्योंकि उनको बहुत अर्ली एज में डायबिटीज हो जाती है, एंड बाय द टाइम दे आर 20-25 साल के होते हैं तो 10-12-15 साल डायबिटीज उनको रह चुकी होती है। तो वो उन बच्चों के लिए भी उन माँ बाप को जरूरी है कि वो उन बच्चों का भी एक आई का एग्जामिनेशन इज एसेंशियल। ठीक है, क्योंकि वो बच्चे बेचारे कभी कभी इतने छोटे होते हैं, वो बता भी नहीं पाते कि क्या चेंजेस हो पा रही हैं, या वो इतना ज्यादा वो डिप्रेस्ड होते हैं। तो डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें इतनी डाइटरी रिस्ट्रिक्शन, स्पेशली जुवेनाइल डायबिटीज में इतनी लाइफ रिस्ट्रिक्शन होती हैं कि बच्चे एक तरह से डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। तो वो कभी कभी जो मेरे एक्सपीरियंस में है, सिंस आई एम अ पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एंड वी गेट टू सी अ लॉट ऑफ जुवेनाइल डायबिटिक्स विद ऑक्यूलर चेंजेस, तो उनमें ये कि उनके रेटिना में चेंजेस आ रही होती हैं और वो बच्चे बेचारे बता भी नहीं पाते और
समझ में नहीं पाते कि उनके साथ कुछ हो रहा है। तो उन वालिदैन के लिए बहुत ज्यादा मैं एक मैसेज देना चाहूंगी कि वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनका 4-6 महीने में एक दफा जब आप अपने डायबिटोलॉजिस्ट के पास बच्चे को लेके जा रहे हैं तो एक आई डॉक्टर भी ढूंढ लें जिसके पास रेगुलर आप विजिट करें और उनकी आई की एग्जामिनेशन करें। ठीक है, ठीक हो गया। खासतौर पे जुवेनाइल डायबिटीज में कि अगर बच्चों को डायबिटीज होगी तो उनके लिए आई स्पेशलिस्ट खास में साथ ढूंढ के रखें, वो भी लाजमी उसका साथ में होना चाहिए। मैम थोड़ा सा बताइएगा कि बच्चों में डायबिटीज होने की क्या रीजन है, क्योंकि जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं उसकी वजह से हो जाता है। जेनेटिक फैक्टर सबसे बड़ा तो जेनेटिक फैक्टर। ओके, जो है स्पोरेडिक तो बहुत कम होता है बट बेसिकली जेनेटिक फैक्टर की वजह से हो जाता है। ठीक है, ठीक हो गया। मैम एक टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी डायबिटिक आई फ्लोटर्स, तो मैंने कहा चले मुझे इसका इतना ज्यादा इल्म नहीं है तो मैं आप ही से डायरेक्टली पूछ रही होंगी, तो ये क्या है, ये टर्मिनोलॉजी क्या चीज को एक्सप्लेन कर रही होती है? कुछ आई फ्लोटर्स जनरली कहे जाते हैं ना कि हम कुछ देख रहे होते हैं ऐसी मतलब ट्रांसपेरेंट से कुछ नजर आ रहा होता है, तो डायबिटिक आई फ्लोटर्स बेसिकली क्या है? बेटी डायबिटिक फ्लोटर्स तो वैसे नॉर्मली हर एक को नजर आते हैं, स्पेशली जो मायोप्स होते हैं जिनकी जो आई बॉल की लेंस ज्यादा होती है, विट्रस थोड़ा सा लिक्विड हो जाता है, तो उसमें जो विट्रस बॉडीज फ्लोट करती है समटाइम्स वी गेट टू सी दैट, और उनको इग्नोर करें तो वो डिसअपियर कर जाते हैं। डायबिटिक आई फ्लोटर्स के हवाले से ये है कि जब कभी कभी होता है कि विट्रस हैमरेज हो जाती है, अगर उसमें छोटी छोटी हैमरेज पड़ी है तो वी स्टार्ट सीइंग दो, जैसे हम उनकी विट्रस की बॉडीज देखते हैं तो वो जो हैमरेज पड़ा होते हैं वो आपको आपकी जो विजन में वो नजर आने शुरू हो जाते हैं। सो देन दैट इज एन अलार्मिंग साइन। इट इज गुड टू गेट योरसेल्फ ये वो नॉर्मल फ्लोटर्स हैं या विट्रस हैमरेज हो गई जिसकी वजह से आपको फ्लोटर्स नजर आ रहे हैं, उसको रूल आउट करना बहुत ज्यादा। ठीक है, ठीक हो गया। और ये अलार्मिंग सिचुएशन हो गया आपको विट्रस हैमरेज की वजह से अगर आपको आई फ्लोटर्स नजर आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि उस टाइम पे भी आपको डॉक्टर को चेक कराना है। बिल्कुल, डॉक्टर को चेक कराना। ठीक है, ठीक हो गया। मैम एक और चीज बताइएगा कि डायबिटीज हम ब्लाइंडनेस की बात करें तो ब्लाइंडनेस एक आपने बताया कि कुछ स्टेज में जाके उसको कर सकते हैं, तो मतलब ये रिवर्सिबल है, परमानेंट नहीं है? कुछ केसेस में है परमानेंट लेकिन अदरवाइज रिवर्सिबल है। हाँ, अर्ली डिटेक्शन, अर्ली ट्रीटमेंट, इट्स रिवर्सिबल। ठीक है, ठीक हो गया। अर्ली ट्रीटमेंट पे इट इज रिवर्सिबल। ठीक है मैम, थोड़ा सा एक बता दीजिएगा डायबिटिक पेशेंट्स के लिए कि किस तरह से उनको एहतियात करनी है, क्या उनका लाइफस्टाइल होना चाहिए, और उसके अलावा एक जो नॉर्मल पेशेंट्स है उनको अपनी किस तरह से डाइट और बाकी चीजें रखनी है ताकि ये स्टेज ही नहीं आए कि जहाँ पे डायबिटीज आए फिर उसके बाद ब्लाइंडनेस कॉज हो। तो वो तो वही सबसे पहले जैसे मैंने कहा लाइफस्टाइल एंड योर डाइटरी हैबिट्स, ब्लड शुगर को कंट्रोल रखेंगे तो डायबिटीज जो है वो मल्टी ऑर्गन डिजीज है, वो जिस्म के हर हिस्से को इन्वॉल्व करती है। तो अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को, यानी वही वाली बात कि आपने सेडेंटरी लाइफस्टाइल ना अपनाएं, एक्टिव लाइफस्टाइल हो, वॉक करें, डाइट का ख्याल रखें, मुनासिब वज़ा खाएं, बेतुके मीठा हर वक्त ना खाते रहें, तो उससे अगर आपकी शुगर कंट्रोल है तो डेफिनेटली फिर आपका जो है वो लाइफ पैटर्न भी उसी हिसाब से बेहतर हो जाता है। और डेफिनेटली जब आपको डायबिटीज हो जाए तो इसको कहते हैं कि इट इज ए इंटरडिसिप्लिनरी डिजीज, कि आपको जैसे नेफ्रोलॉजिस्ट भी चाहिए, आपका एक आई डॉक्टर भी होना चाहिए, एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट भी होना चाहिए जो आपको ओवरलुक कर रहा है। ठीक है, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ना। ठीक है, ठीक हो गया। और मैम अगर हम थोड़े से कॉजेज के हवाले से बात करें तो जैसे आपने कहा कि बहुत एक्स्ट्रा मीठा खा लिया, ये लाइफस्टाइल मेंटेन किया, क्या सिर्फ यही वजूहत होती है, कुछ और भी कॉजेज है जिन्हें हमें प्रिवेंट करने की जरूरत है? डायबिटीज एक तो वजह जेनेटिक होती है। ठीक है, आपकी फैमिली में अब ये तकरीबन हर फैमिली में ही डायबिटीज है। आपका मतलब जैसे माय मदर वाज अ डायबिटिक, मेरी पूरा ननियाल डायबिटिक है, तो ये कि अगर मैं अपने आप के अपनी लाइफस्टाइल को अगर ढीला छोड़ दूंगी और मैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल पे चल जाऊंगी तो मेरे लिए तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल है ना मेरा तो हाई। तो अपने रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है। अगर आपकी फैमिली में डायबिटीज रन कर रही है तो अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर कर लें। जैसे अपना HbA1c आप साल में एक दफा जरूर कराएं। HbA1c का मतलब ये होता है कि आपको पिछले 5-6 महीने का आपका पूरा प्रोफाइल दे देता है। अगर आप HbA1c अगर एक नॉर्मल रेंज से अगर आप ये बॉर्डर लाइन है, तो अगर आप बॉर्डर लाइन है तो फिर आप फौरन अपने लाइफस्टाइल को ठीक करें, अपनी ईटिंग हैबिट्स, मीठा कम कर दें, चलना शुरू कर दें, तो फिर आप उससे बच जाएंगे। तो यू जस्ट हैव नीड टू आइडेंटिफाई। और मेजॉरिटी डायबिटीज जो होती है वो जेनेटिक होती है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स तकरीबन ना होने के बराबर उसमें रोल प्ले करते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने ज्यादा मीठा खाया तो डायबिटीज हो गई। आपके अंदर पोटेंशियल होता है, ऑलरेडी पोटेंशियल होता है। तो अगर उस पोटेंशियल को आइडेंटिफाई कर ले तो उसको फिर आप कम से कम, अगर बच नहीं सकते तो कम से कम देर से आएगा या कम से कम कंट्रोल रहेगा। अगर एक अल्टीमेट डायबिटीज होनी है, चलो 70-80 साल में होनी, तो कम से कम 50 के बजाय 70 साल में हो जाए। 70 साल में, ठीक है। मतलब अगर आप उसको खत्म नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ये है कि उसको डिले कर सकते हैं, डिले और नॉर्मल पे भी रख सकते हैं ना, अपने आप को नॉर्मल लेवल बॉर्डर लाइन पे रख सकते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। मैम इतना डिफिकल्ट क्यों होता है? मतलब जैसे मुझे लगता है कि हमारे यहाँ ना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट काम अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करना ही होता है। बड़े चंद लोग होते हैं, या तो सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन जो है उन्हें देखा गया अपनी एक लाइफस्टाइल को प्रॉपर्ली मेंटेन करते, अपनी डाइट को
डाइटरी हैबिट्स को या फिर अपनी एक्सरसाइज को नॉर्मल पर्सन, जो भी एक वर्किंग पर्सन है या जो भी घर के लिए जो लोग घर में हैं या इवन जॉब वगैरह पे भी जा रहे हैं, तो वो अपना लाइफस्टाइल उस तरह से मेंटेन नहीं कर पा रहे होते। जनरली अगर बात करें तो ज्यादातर उसी तरह के लोग हैं जो कि अपना लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं करते। तो क्या वजूहात हैं, क्यों हम एक अच्छे लाइफस्टाइल में नहीं आ पा रहे? क्योंकि मेरे ख्याल में दो वजूहत होती है। एक तो ये कि हमारी बैड हैबिट्स हैं, हमने बचपन से हमें सिखाया नहीं गया, हमें बचपन से एक्सरसाइज की तरफ राग़िब नहीं कराया गया। पर पहले स्कूलों में जब हम पढ़ते तो अगर मुझे याद पड़ता है कि फिजिकल ट्रेनिंग का एक पीरियड होता था। अब स्कूलों में ऐसा फिजिकल ट्रेनिंग का कोई पीरियड नहीं होता। ठीक है, जितने भी मेरे बच्चों का कम से कम कोई फिजिकल ट्रेनिंग का कोई पीरियड नहीं होता। सेकेंडली ये है कि अगर आप चलना भी चाहे, अगर मैं चाहूँ कि मैं वॉक करूँ तो आप मुझे बताएं मैं कहाँ वॉक करूंगी। अगर मैं घर से बाहर निकलूंगी तो हमारी जो सड़कें हैं दे आर नॉट वॉक फ्रेंडली। आई कैन नॉट वॉक ऑन सड़क। मैं फुटपाथ पे चलूंगी तो हर जगह टॉयलेट टेबल होंगे तो कई दफा तो मैं अपने पाँव में मोच ला चुकी हूँ वहाँ चलते चलते। सो ये या तो फिर मैं किसी गार्डन में जाऊँ, किसी पार्क में जाऊँ। तो देयर आर टाइम्स कि मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं सुबह उठ के पार्क में जाऊँ, या मेरे घर के पास अगर पार्क नजदीक नहीं है तो मैं कैसे जाऊंगी। तो हमारे अंदर ये नॉट, अगर हम बाजार भी जाते हैं तो कोशिश ये करते हैं कि हमें गाड़ी जो है वो दुकान के दरवाजे पे खड़े हो, जरा सा पुराना खासा चलना। वही ना, बिल्कुल, मतलब हम थोड़ा सा भी चलना भी अवॉइड कर रहे होते हैं। फिर क्या पेरेंट्स का भी रोल है इसमें कि हमने, चूंकि अगर हम अपनी भी बात करें तो जनरली छोटे बच्चे को एक जिस तरह से एक बाकायदा हैबिट होनी चाहिए आपकी एक्सरसाइज करने की, एक बाकायदा रूटीन होनी चाहिए कि इस टाइम पे आपने ये खाना है। तो बच्चे बहुत ज्यादा जंक फूड पे होते हैं, तो क्या इसके पेरेंट्स का बहुत ज्यादा इसमें मेजर रोल है कि हम लेटर ऑन आके इतना ज्यादा इफेक्टिव होते हैं? नहीं, डेफिनेटली हमारा एज ए पेरेंट हमारा रोल होता है कि हमने बच्चे को सब राग़िब भी नहीं किया ना। अगर बच्चा आपका जंक फूड खा रहा है, हमने उसको रोकने की कोशिश ही नहीं करी। और सेकेंडली वही वाली बात मैं जो बताऊं ना कि अगर मैं सड़क से उतर के दुकान में जाना चाहूँ तो रास्ते में मेरे इतने दुश्मन मराइल हैं, फुटपाथ टूटी भी होगी, फुटपाथ टूटी भी होगी, एक पटल बना हुआ होगा, पानी उसमें खड़ा हुआ होगा, तो मैं अवॉइड करूंगी, पीछे से मुझे धक्के पड़ रहे होंगे तो मैं कहती हूँ अच्छा मैं मुझे दुकान के दरवाजे के आगे ही खड़ा कर दूं। तो आई थिंक ये गवर्नमेंट, ये जो सोसाइटीज बन रही है उसमें उनका एक रोल होना चाहिए कि उनके ग्रीन बेल्ट्स इतनी होनी चाहिए, ग्रीन एरियाज, वॉकिंग पाथ्स होने चाहिए। अगर आप बाहर चले जाते हैं, अगर आप किसी भी वेस्टर्न कंट्री में चले जाते हैं वहाँ तो हम तो लगा के चलते हैं और हमें कोई तरबूज भी नहीं होता, खुशी से चल रहे होते हैं। हम चलो थोड़ा कोई बात नहीं, वॉक करते चलते हैं घर तक, मजा आ रहा होता है ना, क्योंकि आप एक आराम से तसल्ली से जा रहे होते हैं, आपको खतरा नहीं होता कि पीछे से आपकी सड़कों पे तो कोई फुटपाथ ही नहीं है ना। हाँ जी, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ फुटपाथ हियर, सो नो वन इज वॉकिंग। वहाँ तो सुबह मॉर्निंग में लोग अपने काम पे भी जाते हैं तो सब वॉक करके जा रहे होते हैं, मेजॉरिटी आपको वॉक करके नहीं जाते। बिल्कुल ऐसे। और हमारे जो सर्विस रोड्स है वहाँ पे भी गाड़ियाँ अपनी सबने घुसाई होती हैं, वो भी इसी के इस्तेमाल की। अगर आप पैदल चल के जाएं, मतलब एक छोटा सा वाकया है कि हिलेरियस, मेरा घर मेरे हॉस्पिटल से बहुत नजदीक था, तो आए एक दिन मैंने सोचा मैं पैदल चली जाऊँ। हाँ जी, बहुत खुशी से पैदल निकल गए बाहर, एंड इट वाज अबाउट 25-30 इयर्स में, तो उस पर जरा यंगर साइड भी थी थोड़ा सा। तो आपको पता है रास्ते में हर 2 कदम पर एक गाड़ी वाला रुका मुझे गाड़ी की लिफ्ट ऑफर करने। जी, so that was the end of my walking days। हाँ जी, So these are basically the reasons। चले घर में एक एनवायरनमेंट ऐसे होते हैं, स्कूल्स में, और साथ ही साथ गवर्नमेंट लेवल पे बहुत सारी चीजें जिनकी वजह से कह लें कि हम उस तरह से अपना लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हमेशा बहुत मजा आता है आपके साथ कॉन्वर्सेशन करने का, और बड़े मजे से और बड़ी डिटेल से सादा अल्फाज में आप सारी बात समझा रही होती है, पूरा टॉपिक भी कवर जो है वो आप कर देती हैं। थैंक यू सो मच मैम, बहुत शुक्रिया। तो जनाब, अभी हम बात करते थे डायबिटीज के हवाले से। डायबिटीज में हमने डिटेल से बात की कि किस वजह से रेटिनोपैथी होती है, और रेटिनोपैथी के साथ साथ अगर आपको ब्लड विजन हो जाती है वो भी किस वजह से हो रही होती है, और साथ ही साथ उसको क्योर किस तरह से किया जा सकता है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने मेंशन किया कि प्रिवेंशन इज मच 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 बेटर देन क्योर। बेहतर है कि आपको स्टेज पे जाने से पहले आप उसको क्योर कर लें, और उसके बड़े तरीकाकार है। आप तो सिंपल लाइफस्टाइल मेंटेन करें और अपनी एक्सरसाइज को अपनी उसका हिस्सा बनाएं। जो जो आपको प्रिकॉशंस दी जाती है उनको तरीके से फॉलो करें, और जनाब जब उनको फॉलो करेंगे तो आपको उस तरह से डिफिकल्टी जो है वो भी सामने नहीं आएगी। जो रेटिनोपैथी के केस में हम चल जाते हैं वहां तक भी हम नहीं पहुंचेंगे। जनाब यहाँ वक्त छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद करेंगे आपसे बात। देखते रहिए पाकिस्तान के साथ। और जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक टू द शो। आपको एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ में खुश आमदीद कहते हैं। और हमेशा की तरह हमारा जो एक सेगमेंट होता है एंटरटेनमेंट का, डेफिनेटली वो तो लाजमी होता है, उसके बगैर हमारा शो जो है वो मुकम्मल नहीं होता। और आज एंटरटेनमेंट के सेगमेंट में हमारे साथ हमने सोचा आपके लिए ना पूरे का पूरा बैंड ही जो है वो बुलवा लेते हैं। हमारे साथ आज अक्स बैंड मौजूद है, उनके जो लोग हैं वो डेफिनेटली हमारे साथ मौजूद है। उनका इंट्रोडक्शन आपसे कराते चलो। जनाब हमारे साथ मौजूद है अक्स अली शाह, जो कि सिंगर हैं, उनके साथ
माइकल गौरी साहब मौजूद हैं, उनके साथ मोहम्मद अनीस मौजूद हैं। आज हमारे शो में आप तीनों को शो में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक ठाक, आप बताइए। वी आर गुड एज वेल, ठीक ठाक हैं। अच्छा जी, सो व्हाट्स अप दीज डेज, क्या चल रहा है आजकल? हाउ इज योर स्टूडियो गोइंग? आप सब इकट्ठे एक साथ काम कर रहे हैं? थोड़ा सा पहले इस हवाले से बताइएगा। बिल्कुल, एक साथ काम कर रहे हैं। स्टूडियो बहुत अच्छा जा रहा है। अभी आगे 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं इंशाल्लाह। तो सितंबर जो रिलीज हुआ था वो आप सुन चुके हैं। अच्छा। 2 सॉन्ग इंशाल्लाह ताला और आ रहे हैं। एक ड्रामे में ओएसटी आ रहा है। सुहेल समीर एक एक्टर है, उनके ड्रामे में ओएसटी आ रहा है इंशाल्लाह। और 2 सॉन्ग्स ऑन वे है, जल्दी सुनने को मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक हो गया, मतलब नए गाने जल्दी हमें सुनने को मिल रहे होंगे। ठीक है, और स्टूडियो की बात हो रही थी तो स्टूडियो के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, अपनी टीम मेंबर्स के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। 3 लोग ये हैं, उसके अलावा भी और लोग मौजूद हैं टीम मेंबर? बिल्कुल, किसी वजह से आज बाकी मेंबर्स आ नहीं पाए। अच्छा। हम लोग बेसिकली 6 बैंड मेंबर्स हैं। 1 इज बेसिस। हाँ, उनको बुला लेते फिर बकायदा हम कॉन्सर्ट ही करा लेते यहाँ पे मिनी कॉन्सर्ट हो जाता। सही। 1 इज ड्रमर, 1 इज बेसिस, 1 इज इलेक्ट्रिक गिटारिस्ट, 1 इज एक्यूस्टिक गिटारिस्ट, एक पियानो पे होते हैं और एक मैं हूँ। अच्छा, ठीक हो गया। ठीक है, तो हम पहले कुछ सुन लेते हैं, फिर हम अपनी गुफ्तगू भी साथ में कंटिन्यू रखेंगे। श्योर। ठीक है, तो अक्स क्या सुनाने वाले हैं आप आज हमें? मैं मेहदी साहब की गजल से स्टार्ट करना चाहूँगा। श्योर। क्योंकि कोशिश ही है, उनको निभा तो सकते नहीं, लेकिन कोशिश ही, लेकिन अल्लाह करे आपको पसंद आए। अच्छा जी, चले। शीशा दिल को तोड़ना उनका तो एक खेल है। शीशा दिल को तोड़ना उनका तो एक खेल है। हम ही से भूल हो गई, उनकी कोई खता नहीं। आपको भूल जाए हम, इतने तो बेवफा नहीं। आपको भूल जाए हम। काश वो अपने गम मुझे दे दे तो कुछ सुकून मिले। काश वो अपने गम मुझे दे दे तो कुछ सुकून मिले। वो कितना बदनसीब है, गम भी जिसे मिला नहीं। आपको भूल जाए हम, इतने तो बेवफा नहीं। आपको भूल जाए हम। आपसे क्या गिला करें, आपसे क्या गिला करें। आपसे कुछ गिला नहीं। आपको भूल जाए हम। थैंक यू। की आवाज तो बड़ी खूबसूरत है और बड़ी दर्द भरी भी लग रही है और बड़ा सैड सा आपने गाना भी गा दिया। तो आप थोड़ा ये किया कि इसके पीछे कोई स्टोरी है? जैसे नॉर्मली कहा जाता है अमूमन कि कोई स्टोरी होती है, कोई दुखी स्टोरी, तो वाकई कोई स्टोरी है? मतलब बस ऐसे ही आप दुखी से गाने गा रहे हैं? नॉर्मली लोग जो स्टोरी अपने बताते हैं या कोई शो करते हैं वही होती है, लाइक इश्क मशूकी मोहब्बत। मेरा ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। मेरी जो स्ट्रगल है, जो अभी तक रही है पिछले 7 इयर्स के अंदर, अच्छा। उस स्ट्रगल ने और जिस तरह की चीज़ें फेस की, जो मुश्किलात बीच में आई, जिस बेस से गुजर के हम लोग यहाँ तक पहुँचे, उस चीज़ ने खुद ही आवाज़ में माशाल्लाह सुकून एक कुछ पैदा कर दिया जो लोगों को पसंद आता है। अच्छा, दैट इज सो ग्रेट माशाल्लाह। तो माइकल, आई जस्ट वांट टू आस्क, ये जो आपके इतने खूबसूरत बाल हैं, मुझे लगता है आपके बाल मेरे से भी लंबे हैं, तो ये क्या राज है बालों का? इतने खूबसूरत लंबे बाल कैसे कर लिए आपने?
ये मैंने आज तक कटवाया नहीं, इसलिए लंबे। आज तक नहीं कटवाए? अच्छा, ठीक हो गया, ठीक है। सो थोड़ा सा बताइएगा अपना, जैसे अपने टीम मेंबर्स के हवाले से बताया कि ये टीम मेंबर्स मौजूद हैं, थोड़ा सा प्रोजेक्ट के हवाले से बताइए, स्टूडियो में किस तरह का काम हो रहा है, किस तरह से आप सब कर रहे होते हैं मिलके, कोई कॉन्सर्ट्स वगैरह, चूंकि अब तो कॉन्सर्ट्स आना शुरू हो गए हैं, तो काम वगैरह कर रहे हैं आप आजकल, चल रहे हैं कॉन्सर्ट्स वगैरह? बिल्कुल ऐसा हुआ है। हम लोग 2019 से 2020 में मोस्ट पॉपुलर बैंड है, ऑलमोस्ट टॉप 10 बैंड में से, जिन्होंने एक साल में हाफ सेंचुरी ऑफ कॉन्सर्ट्स क्रॉस की थी। अच्छा। उसके बाद कोरोना आ गया तो शोज बंद हो गए, तो इंशाल्लाह कोरोना खुला है तो शोज बुक हुए हैं। अब बेस जो हमारी है, जो हमारा मेन पर्पस है, वो है जल्दी से जल्दी अपने गाने रिलीज करना, हर मंथ के अंदर एक सॉन्ग अपने व्यूअर्स को लाजमी देना। अच्छा। बिकॉज हमारा इंटरेक्शन उस कोरोना के दौर के अंदर खत्म हो गया लोगों से, तो वो इंटरेक्शन दोबारा से लेके आना है, अपने आप को रिवाइव करना दोबारा से सॉन्ग्स के जरिए, अपनी कंपोजिशंस के जरिए। और जो म्यूजिक बन रहा है वो पहले से थोड़ा सा डिफरेंट बन रहा है, जानवर वही है, लेकिन म्यूजिक जो है अब थोड़ा आवाम की पसंद का बन रहा है, जो हमारी आवाम पसंद करती है। तो क्या आवाम को किस तरह का पसंद होता है? हमारी आवाम को एक आवाज पसंद होती है और एक बीट पसंद होती है। अच्छा। हमारे बीट पे इतना काम नहीं होता, तो हम लोग अब कंपोजिशन ऐसी ला रहे हैं जो आवाज के तौर पर लोगों को सुनने में अच्छी लग रही है और उसकी बीट आवाम को बहुत मजे की लगेगी, जिसकी वजह से उसको गाना बार बार सुनने का दिल चाहेगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, इंशाल्लाह, चलें, दैट इज ग्रेट। तो फिर इसी बात पे गाना सुन लेते हैं, कोई धूम धड़के वाला, कोई शोर शराबे वाला, कोई मजे से गाना अक्सर अगर आप सुनाते चलें तो साथ में। आई एम नॉट दैट लाइक रॉक सिंगर, लेकिन थोड़ा सा कि अभी चूंकि बड़ा ही सैड सा हमारा एक हो गया ना पूरा स्टूडियो भी, तो मैं कह रही हूँ थोड़ा सा हैप्पी वाला भी कर लें सेगमेंट। धानी को ओएसटी है, ओरिजिनल बाय नुसरत फतेह अली खान, आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, तो मैं उसका एक अंतरा 127 आपको सुनाता हूं। हाँ जी प्लीज, जी 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 शमाइना। ये अदा ये नज़ाकत बला से मेरा दिल तुम पे कुर्बान लेके ये अदा ये नज़ाकत बला से मेरा दिल तुम पे कुर्बान, लेकिन क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को, क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को, जब ये आंचल संभलता नहीं है। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। मेरे नालों की सुनकर जुबाने हो गई मोम कितनी चटाने, मेरे नालों की सुनकर जुबाने हो गई मोम कितनी चटाने, मैंने पिघला दिया पत्थरों को, मैंने पिघला दिया पत्थरों को, एक तेरा दिल पिघलता नहीं है। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। देख ले मेरी मैयत का मंजर, लोग कांधा बदलते चले हैं। देख ले मेरी मैयत का मंजर,
लोग कांधा बदलते चले हैं, एक तेरी भी डोली उठी है, एक तेरी भी डोली उठी है, लोग कांधा बदलते नहीं हैं। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है, मौत का जोर चलता नहीं है, मौत का जोर चलता नहीं है। That is so great, अक्स। बड़ा खूबसूरत गाया आपने, और जैसे कि मैं पहले मेंशन करी थी, सारे दुखी दुखी से सैड सैड सॉन्ग्स, मुझे तो लग रहा है कोई स्टोरी है वैसे। दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ। गड़े मुर्दे मत उखाड़े भाई। अच्छा ठीक है, चलें थोड़े से गड़े मुर्दे जो हैं वो उखाड़ ही लेते हैं। थोड़ा सा करियर के हवाले से बताइएगा अक्स के, कब स्टार्ट किया, सिंगिंग कब से कर रहे हैं, और अभी कितना टाइम हो गया आपको करते हुए? आई स्टार्टेड ऑलमोस्ट 7 years ago। अच्छा। मैंने सिंगल स्टार्ट किया था, बट बेसिकली आई एम बिलोंग टू अ सिंगल फैमिली। अच्छा। सैयद फैमिली। तो मैं वहाँ से इजाज़त नहीं थी अच्छा कि मैं, कोई मेरी जॉइंट फैमिली नहीं थी, हम लोग सिंगल फैमिली के अंदर रहते थे, तो सैयद आते थे, तो हमारे यहाँ बिल्कुल अलाउ नहीं था कि मैं सिंगिंग करूँ। बट वालदा ने मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत एक्सट्रीम किस्म का सपोर्ट किया, कि वो कहती थी तुम करो जो दिल करता है, मेरी तो पूरी सपोर्ट है, लेकिन अपने दम पे करने की कोशिश करो। अच्छा। फाइनेंशियल सपोर्ट इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन मुझे सपोर्ट थी, और वही मेरे लिए काफ़ी थी। तो आई स्टार्टेड, और फिर मैंने क्या किया, मैंने थोड़ी स्ट्रगल की, थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे किए, एक इंस्ट्रूमेंट लिया। अच्छा। मैंने फिर एक वो बंदा ढूंढा जो मुझे साथ दे सके, मेरा कोई गिटारिस्ट हो, ड्रमर हो, लाइक। तो मैंने उनको अपने साथ टीम में जोड़ा। वो अच्छा, तो इस तरह से आपने बेसिकली अपना बैंड बनाया। तो फिर आहिस्ता वो चला, फिर हम लोग कॉन्सर्ट्स मिलना शुरू हुए। मैंने अपना पहला कॉन्सर्ट जो किया था 500 रुपीज के ऊपर किया था, एक परफॉर्मेंस के ऊपर, और उसके बाद अब यहाँ तक पहुंच गए कि अपना सॉन्ग माशाल्लाह रिलीज कर चुका है, 2 और आ रहे हैं। तो ये सब मेरे बैंड मेंबर्स की सपोर्ट, अल्लाह ने बहुत साथ दिया, और मेरे घर वालों की। एक बात मैं जरूर यहाँ पे कहना चाहूंगा, मैं जरूर बताना चाहूंगा, ये जो शख्स है, मैंने जो बैंड स्टार्ट किया था, बैंड मैंने इसके साथ स्टार्ट किया था। अच्छा, शुरू में क्या सीन था कि मैं बहुत अच्छा गाता नहीं था, आई एम नॉट सो गुड इन सिंगिंग। सो क्या होता था, जब भी हमारी ऑर्गेनाइजर से किसी से मीटिंग होती थी, दे वांट अस टू परफॉर्म, तो क्या होता था, ये उनको मीटिंग में सुनाता था, हमारा कॉन्सर्ट डन होता था, देन ये स्टेज पे फिर मुझे भेज देता था गाता खुद, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए। तो वो जो सपोर्ट थी ना, वो शुरुआत की, उसने जो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लाया है, जो मुझे एक ब्रॉट अप करना ना किसी को, किसी फील्ड के अंदर, वो इस बंदे ने मुझे दी है, और मैं इस बात को हमेशा मानूंगा और हमेशा रहता हूँ। इसने खुद नहीं गाता था, मुझे आगे करता था, और वहां से मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप। उसने मुझे गिटार सिखाया, वोकल काफी कुछ करवाया, अब यहाँ तक जो पहुंचे हैं उसमें इसका बहुत बड़ा हाथ। अच्छा, दैट इज सो ग्रेट। सो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि, अच्छा चले फिर इसी बात पे इन्हीं को एक गाना डेडिकेट करते हैं, फिर वापस हम आगे यहीं से अपनी जो कॉन्वर्सेशन है उसको कंटिन्यू करते हैं। जो भी गाना होगा ना, वो अनीस के नाम में होगा। अनीस का मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है ये, ठीक है, कैलाश खेर का तेरी दीवानी। मैं उसका एक 27 अंतर आपको सुनाता हूँ। प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी, बल बल जाऊं अपने पिया को ही मैं जाऊं बारी बारी, मोहि सुध बुध ना रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी, बेबस और लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल हारी।
हारी मैं दिल हारी, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम पे मर जाऊं, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम पे मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी हो गई मैं, तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी। इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए, इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, खूब लगा लो पहरे रास्ते रब खोले, यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है, यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है, तेरे बिन जीना कैसा हाँ खुद गर्जी है, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी हो गई मैं, तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी। वाह जी वाह, बहुत खूबसूरत अक्स। और ये गाना स्पेशली डेडिकेटेड था अनीस के लिए। अच्छा, दैट इज ग्रेट। अच्छा, अब चूंकि बात हो ही रही है बैंड मेंबर्स की सबकी, तो कोई ऐसा वाकया जो कि आपको इनसे रिलेवेंट बड़ा अच्छे तरीके से याद हो, कोई फनी चीज कुछ इस तरह की जो कि सारे बैंड सबके सब मेल है? सबके सब मेल है। अच्छा ठीक है, तो कोई पता है वो उनमें तो फिर खास तरह के एक शरारतीपन होता है ना, एलिमेंट होता है, तो डू शेयर सम काइंड ऑफ अ वाकया और समथिंग इफ यू रिमेंबर। अच्छा, एक मैं शायद कोई वाकया सुनाता हूँ। सीन क्या हुआ, नीस भाई ने कॉन्सर्ट पकड़ा एक गुजरावाला का। अच्छा दे सेड अस कि आपने 4 बजे यहाँ पे पहुंचना है, यहाँ पे आप लोगों की परफॉर्मेंस है 4 बजे। हम लोग बाइक के ऊपर लाहौर से गुजरावाला चले गए। अच्छा। बारिश के अंदर जब वहाँ पहुंचे तो सिर्फ हम लोग थे, हॉल के अंदर कोई भी नहीं था। अच्छा। अनीस भाई मेरी शक्ल देख रहे हैं, मैं अनीस भाई को देख रहा हूँ कि क्या सीन है। अच्छा, हम वेट करते रहे, रात के 11 बज गए, परफॉर्मेंसेस शुरू हुई, सब कुछ हुआ। 4 बंदे आए, 5 बंदों ने परफॉर्म किया। दे सेड कि आपकी 6ठी परफॉर्मेंस है। फिर उसके बाद नहीं आया, उन्होंने कहा कि 7वीं परफॉर्मेंस अनाउंस नहीं हुआ। अच्छा। शो खत्म हो गया, उन्होंने गवाया नहीं। उसके बाद बेचारे अनीस भाई ने स्पीकर्स तो उठा के गाड़ियों में रखे उनके, हमें गाने का मौका नहीं मिला और वैसे ही वापस आ गए वहां से। अच्छा, तो ऐसे क्यों हुआ? उनके काफी सिंगर्स थे, वो बहुत लेट उन्होंने स्टार्ट किया था, तो जितने सिंगर्स को गवा सके, जो भी कुछ करवा सके, क्योंकि हम लोग स्ट्रगल आर्टिस्ट है, कोई आई थिंक वो नहीं थे कि बहुत फेमस के पहले चांस हमें मिले। अच्छा। हम लोग चांस पे ही थे, तो उन्होंने हमें गवाया नहीं। 11 बजे के बाद वो शो। तो ये कब का वाकया? बहुत पहले का वाकया? 2-2.5 साल पुराना वाकया। अच्छा। जब हमने स्टार्ट किया था, अनीस और मैंने स्टार्ट किया था। जब आपने शुरू किया था तब? हाँ। चलें, ये तो आपको हमेशा याद रहता होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा हमेशा, और ये भूलने वाली चीजें ही नहीं है। अच्छा, भूलने वाली चीजें ही नहीं है। ठीक है, ठीक हो गया। तो आपके जो बैंड मेंबर्स हैं वो क्या मतलब स्पेसिफिकली अपनी अपनी फील्ड में होते हैं, क्या आपके साथ और भी कोई वोकलिस्ट हैं या सिर्फ आप अकेले गा रहे होते हैं? मैं जो उसका लीड वोकलिस्ट हूँ वो मैं हूँ। जो हमारे गाने रिकॉर्ड होते हैं, सपोज हमारे जो माइकल भाई हैं, ये मेरे टीचर भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, ये मेरे बैंड मेंबर भी हैं। जो सपोज जो अलाप की जगहें होती हैं या कोई क्लासिकल जगहें होती हैं, अच्छा। दादा बेसिकली क्लासिकल सिंगर है। अच्छा। तो वो फिर वोकल इनका आता है हमारे गानों के अंदर, लाइव भी, लाइक कोरस में या लाइव कोई जगह। अच्छा, इतना खूबसूरत हारमोनियम भी बजा रहे हैं तो
माइकल भाई सब बजा लेते हैं, ढोलक, अच्छा। तबला, ड्रम्स, हारमोनियम, पियानो, गिटार, इलेक्ट्रिक गिटार, एवरीथिंग। अच्छा, मतलब ऑल इन वन है ये माशाल्लाह। ऑल इन वन है, सही है। ठीक है, ठीक हो गया। तो फिर अक्स एक और गाना हो जाए फिर, व्हाट डू यू से? चलें ठीक है, फिर एक और गाना सुनते हैं अभी आपसे। ये मेरा मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है जो मैं बहुत गाता हूँ, लता जी का है, तुम्हारे गम को अपना गम बना लूं तो। तुम्हारे गम को अपना गम बना लूं तो करार आए, तुम्हारा दर्द सीने में छुपा लूं तो करार आए, वो हर शय जो तुम्हें दुख दे मुझे मेरे सनम दे दो, इन आँखों का हर एक आंसू मुझे मेरे सनम दे दो, अगर मुझसे मोहब्बत है। शरीके जिंदगी को क्यों शरीके गम नहीं करते, दुखों को बांट कर क्यों इन दुखों को कम नहीं करते, तड़प इस दिल की थोड़ी सी मुझे मेरे सनम दे दो, इन आँखों का हर एक आंसू मुझे मेरे सनम दे दो, अगर मुझसे मोहब्बत है। थैंक यू। बहुत खूबसूरत, दैट इज सो ब्यूटीफुल। Thank you, अच्छा, आपने थोड़ा सा अपने करियर के हवाले से बताया कि किस तरह से यू हैव बीन थ्रू अ स्ट्रगलिंग फेज, फिर अपने करंटली बताया कि कुछ गाने आ रहे हैं, फ्यूचर के बारे में बताइएगा, क्या प्लान्स हैं फ्यूचर में, आगे क्या सोच रखा है? सोच ये रखा है कि इंशाल्लाह 2021 से लेकर 2022 तक पूरी एल्बम कंप्लीट करनी है, 12 सॉन्ग्स किसी ना किसी तरह रिलीज करना है विद वीडियो इंशाल्लाह चला, हर सोशल मीडिया पे हर जगह पे, बहुत कॉन्सर्ट्स करने हैं, बहुत काम करना है इंशाल्लाह ताला अजीज। इंशाल्लाह, दैट इज ग्रेट। कोई आखिरी मैसेज देना चाहें जो नए लोग हैं, कोई सिंगिंग करना चाह रहा हो? जो लोग सिंगिंग करना चाह रहे जो नए लोग सिंगिंग करना चाह रहे हो, सिंगिंग करियर में आना चाह रहे हो, उनको कोई मैसेज देना चाह रहे हो? करियर में आना चाह रहे हो कि मैसेज उनके लिए यही है कि पीछे ना हटें, कोशिश में लगे ना। शुरू में ऐसा ही होता है कि कुछ नहीं है इस फील्ड में, या कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी सपोर्ट आपको अल्लाह की होती है, आपकी नीयत सच्ची है, या आपका काम ठीक है। ये सिर्फ फर्जी बात नहीं है, ये मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा है कि अगर आपकी नीयत सच्ची है, आपकी थोड़ी स्ट्रगल साफ है, आप मेहनत कर रहे हैं, आप सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं, तो आपको उसका फल अल्लाह जरूर देता है। अल्लाह पाक मेहनत का अजर आपको दुनिया में देता ही देता है, वो लेट दे या जल्दी दे, टाइम का पक्का नहीं है, लेकिन मिलेगा जरूर, इसकी गारंटी है। तो ये नहीं पता कब मिले, लेकिन आपको अजर मिलता है। बड़े खूबसूरत मैसेज के साथ आपने आज के सेगमेंट का एहतिताम किया। अक्स, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। अक्स के बैंड जनाब हमारे साथ मौजूद थे। अक्स आपका बहुत शुक्रिया, माइकल गौरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, और मोहम्मद अनीस हमारे साथ थे गिटारिस्ट, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। ये था एंटरटेनमेंट से रिलेवेंट आज, जिसमें हम लोगों ने आपको कुछ लाइव गाने सुनाए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए हम दीजिए इजाजत। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।